जब ये मो ये फैमिली में था तब उसका रुतबा बहुत ऊंचा था। सब लोग उसे खुश करने की कोशिश करते थे, यहां तक कि यान यान नाम की लड़की भी हमेशा उसके आसपास रहती थी। लेकिन अचानक हालात बदल गए। परिवार में उसके खिलाफ अफवाहें फैलीं और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग जो पहले उसकी तारीफ करते थे अब उसे नीचा दिखाने लगे। इस अपमान को सहना उसके लिए मुश्किल था और इसी सदमे में वह बेहोश हो गया। उसी क्षण असली ये मो का पुनर्जन्म हुआ। आंखें खुलीं तो उसने पाया कि वह एक अलग ही दुनिया में है। वह यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में बैठा था। सामने एक खूबसूरत टीचर पढ़ा रही थी, लेकिन उनकी बातें उसके लिए बिल्कुल अजनबी थीं। उसने अपनी यादें संभालीं और चेहरा गंभीर हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इस जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिट ची बेहद कम थी। बिना ऊर्जा के साधना करना असंभव था। उसने सोचा, क्या सच में मुझे इस पृथ्वी नाम की जगह पर ही मर जाना होगा? अब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बेकार लग रही थी। जरूरी था कि वह अपनी स्थिति समझे और ताकत वापस पाने का रास्ता खोजे। ये फैमिली से निकाले जाने के बाद उसका भविष्य अनिश्चित था। कोई भी दुश्मन अचानक हमला कर सकता था। क्लास खत्म होते ही वह जल्दी से बाहर निकल गया। उसे किसी शांत जगह की तलाश थी जहां वह अपनी शक्ति की जांच कर सके। निंगहाई यूनिवर्सिटी के पास कई सुनसान गलियां थीं। वह एक गली में गया और ध्यान लगाकर अपनी आंतरिक शक्ति का परीक्षण करने लगा। थोड़ी देर साधना करने के बाद उसे समझ आया कि उसकी शक्ति पूरी तरह खोई नहीं है। असली कारण यह था कि उसकी एक ऊर्जा नाड़ी मेरिडियन अवरुद्ध हो चुकी थी। पहले जब वह लुओयुए कॉन्टिनेंट में था तब वह साधना और चिकित्सा दोनों में निपुण था, इसलिए उसने तुरंत समस्या पहचान ली। हालांकि पृथ्वी की आधुनिक तकनीक से इसे ठीक करना नामुमकिन था, लेकिन साधना से यह संभव था। अगर वह ची गैदरिंग की तीसरी अवस्था स्टेज तक पहुंच जाए तो यह नाड़ी अपने आप खुल जाएगी और उसकी शक्ति फिर से प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन तभी निराशा ने उसे घेर लिया, क्योंकि पृथ्वी पर स्पिरिट ची बहुत कम थी। तीसरी अवस्था तक पहुंचना शायद उसकी पूरी जिंदगी का सबसे कठिन काम होगा। उसने लंबी सांस छोड़ी और लौटने ही वाला था कि अचानक एक तेज चीख गूंजी, धोखेबाज! एक लड़की की आवाज थी और वो सामने से आ रही थी। ये मो चौंक गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस गली से कोई और भी आ सकता है। वह संभलने ही वाला था कि तभी लड़की ने आश्चर्य से कहा, ये मो, क्या सच में तुम हो? स्पष्ट था वह लड़की उसे पहचानती थी। ये मो सामने खड़ी इस लड़की को देखकर चौंक गया। उसके बाल छोटे थे और भले ही वह बहुत सुंदर न थी, उसके चेहरे में अपनापन झलक रहा था। उसे लगा जैसे वह कहीं देखी हुई है, मगर याद नहीं आ रहा था। असल वाले ये मो की पुरानी यादें धुंधली पड़ चुकी थीं, बस उसकी पिछली जिंदगी की बातें साफ थीं। लड़की ने झुंझलाते हुए कहा, ये मो, मैंने तुम्हें इतना पैसा उधार दिया और अब तुम मुझे पहचानने का नाटक कर रहे हो। तुम वाकई परेशान करने वाले हो। तभी उसे याद आया, यह वांग यिंग थी, राजधानी के वांग परिवार से। वह हमेशा खुलकर बोलने वाली, थोड़ी मस्त मौला और लड़कों जैसी स्वभाव की थी, पर उसका दिल बुरा नहीं था। वह भी निंगहाई यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। राजधानी में वैसे तो बहुत लोग ये मो को खास पसंद नहीं करते थे, और ये फैमिली से निकाले जाने के बाद तो और भी दूरी बना ली थी। लेकिन वांग यिंग अलग थी। उसने कभी उसे अनदेखा नहीं किया, बल्कि उसके मुश्किल वक्त में पैसे तक उधार दिए थे। ये मो मुस्कुराया, ओह, तुम हो वांग यिंग। माफ करना, थोड़ी देर के लिए चक्कर सा आ गया था, इसलिए पहचान नहीं पाया। असल में उसके मन में यही चल रहा था कि अभी उसके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। शायद उसे वांग यिंग से मदद मांगनी पड़े। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, वांग यिंग ने रहस्यमय अंदाज में कहा, ये मो, पता है,
राजधानी में तुम्हारे बाद किसका नाम सबसे ज्यादा चर्चे में है? मशहूर नहीं, मजाक का कारण। उसने परवाह नहीं की कि उसकी बातें ये मुंह को चुभ सकती हैं और आगे बोलती चली गई। कुछ महीने पहले निंग फैमिली तुम्हारे ये फैमिली के पास रिश्ता तोड़ने गई थी और तुम्हारे बुजुर्ग अंकल ने कहा कि अब ये मौका ये फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। फिर तो सबको लगा मामला खत्म, लेकिन असली ड्रामा तो तब हुआ जब सॉन्ग फैमिली ने निंग किंगशुए के लिए रिश्ता भेजा। ये मुंह चुपचाप सुन रहा था। वांग यिंग ने आंखें चमकाते हुए कहा, सबके सामने निंग किंगशुए ने ऐलान किया, मैं पहले से ही ये मुंह से जुड़ी हुई हूं और किसी और से शादी नहीं करूंगी जब तक कि। उसने बस इतना ही कहा, जब तक कि, लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। उसके पापा इतने गुस्से में आए कि उसे घर में ही रोक लिया। लोग कहते हैं तब से राजधानी में सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यह मुंह थोड़ा हैरान रह गया। निंग किंगशुए को वह असल में जानता तक नहीं था। उसके लिए वह सिर्फ नाम था, राजधानी की सबसे सुंदर लड़की। लेकिन अब वह न तो यह फैमिली का हिस्सा था और न ही इस पुराने रिश्ते का उससे कोई मतलब। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, निंग किंगशुए, मैंने तो उसे कब का भुला दिया। यह बिल्कुल सच था। उसे उसके बारे में कोई खास याद नहीं थी, बल्कि अगर सोचने बैठे तो शायद वांग यिंग उसके लिए कहीं ज्यादा मायने रखती थी। वांग यिंग ने आंखें घुमाई। अगर तुम ऐसा कहते हो तो निंग किंगशुए को बुरा लग सकता है। सच तो यह है कि लोग अब उसी पर हंस रहे हैं। यह मुंह को समझ आया कि निंग किंगशुए ने शायद यह सब सिर्फ रिश्ता टालने के लिए बोला होगा। वह अब भी किसी से बंधना नहीं चाहती थी, इसलिए उसका नाम सामने रख दिया। वह लड़की चतुर थी। तभी वांग यिंग ने जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे थमा दिया। ये मुंह ने खोला तो देखा उसमें पैसों की गड्डी थी। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने तो मांगा भी नहीं और वांग यिंग इतनी उदारता से दे रही थी। वांग यिंग ने समझाया, ये पैसे तुम्हारे छोटे भाई ये जिफेंग ने भेजे हैं। उसने सीधे नहीं बताया कि किसने दिए, लेकिन मुझे लगता है वही थे। ये मुंह को अपनी छोटी बहन ये लिंग और भाई ये जिफेंग की याद आई। बहन से तो उसका रिश्ता हमेशा ठंडा रहा, लेकिन उसका भाई वाकई दिल का अच्छा था। अभी के हालात में उसे इन पैसों की जरूरत थी। उसने तय किया कि इसे इनकार नहीं करेगा, लेकिन वक्त आने पर जरूर चुका देगा। वांग यिंग का शुक्रिया अदा करके ये मो वापस यूनिवर्सिटी लौट आया। उसके पास अब जाने की और कोई जगह नहीं थी। हालांकि यह जगह उसके लिए नई थी, लेकिन यहां कम से कम वह कुछ सीख सकता था। ऊपर से बाहर की तुलना में यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी ज्यादा ऊर्जा छी महसूस हो रही थी। क्लास खत्म होने के बाद वह अपने इंग्लिश टीचर के पास नहीं गया। उसके लिए पास होना या फेल होना कोई मायने नहीं रखता था। उसे किसी का लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने का मन भी नहीं था। वैसे भी वह अभी साधना शुरू नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी याददाश्त गजब की थी। अगर उसे कुछ सीखना होता तो सीधे लाइब्रेरी जाकर किताब पढ़ लेता। अगले कुछ दिनों तक यही उसकी दिनचर्या बन गई। जब साधना नहीं करता तो लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता। कभी कभी कुछ पसंद की क्लास भी अटेंड कर लेता। अटेंडेंस कम होने से फेल हो जाएगा, इसकी उसे परवाह ही नहीं थी। उसका डॉर्म रूम 4 लोगों का था, लेकिन एक तो दिन रात इंटरनेट कैफे में रहता था, दूसरा किसी लड़की के साथ बाहर फ्लैट लेकर रहने लगा था, तीसरा शहर के बीचों बीच शिफ्ट हो गया था। ऐसे में अक्सर पूरा डॉर्म खाली ही रहता और अकेला रह जाने वाला ये मो साधना के लिए बाहर यूनिवर्सिटी के पास बने छोटे जंगल में चला जाता। वहां वह कई कई रातें जागकर साधना करता और हर तीसरे चौथे दिन ही डॉर्म वापस सोने आता। वह जानता था कि इस जगह पर साधना करने से बड़ा परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन सालों की आदत के कारण उसके पास और करने को था भी क्या। किस्मत से उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि कोई भी चीज एक बार देखने पर दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती। पिछली जिंदगी में उसने हमेशा लो प्रोफाइल में रहना सीखा था। यहां आकर तो और भी ज्यादा चुपचाप रहने लगा। फिर भी
पिछली बार लव लेटर वाली घटना के बाद उसे अब भी लोग चिढ़ाकर लवर बॉय कहकर बुलाते थे, मगर उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। पहले पहले लोग हैरान होते कि वह कितनी बेशर्मी से डाइनिंग हॉल और लाइब्रेरी में आता जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में सबकी दिलचस्पी खत्म हो गई। वह भीड़ में एक साधारण पानी की बूंद की तरह हो गया था, मौजूद पर नजरअंदाज। 2 महीने लगातार दिन रात मेहनत करने के बाद वह बड़ी मुश्किल से ची गैदरिंग का पहला स्तर छू पाया। इसमें उसका दिन रात साधना करना और वांग यिंग द्वारा दिए गए पैसों से हर्बल दवाइयां व सूप खरीदना शामिल था। फिर भी उसे पता था कि बिना किसी बाहरी सहारे के शायद पहला स्तर ही उसकी अंतिम सीमा रह जाएगा। हालांकि साधना में उसकी प्रगति धीमी थी, लेकिन लाइब्रेरी से उसने बहुत कुछ सीखा। सिर्फ 2 महीनों में उसने स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक का पूरा सिलेबस पूरा कर लिया और साथ ही दवाइयों और रहस्यमयी विद्या पर भी काफी किताबें पलट डालीं। उसे यह सब इस दुनिया में थोड़ा सतही सा लगा, फिर भी वह खाली नहीं बैठा। गर्मी की छुट्टियों में लाइब्रेरी का नवीनीकरण शुरू हो गया। अब उसके पास ठहरने की जगह नहीं थी और सबसे बड़ी समस्या पैसों की तंगी। वांग यिंग से मिले पैसों का अधिकांश हिस्सा खर्च हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ $2000 बचे थे। अगर छुट्टियों में कोई काम नहीं किया तो खाने तक के लाले पड़ने वाले थे, लेकिन काम करने का मतलब था साधना के लिए समय कम होना, और उसके लिए साधना ही जीवन की दिशा थी। यह दुविधा उसे परेशान करने लगी। उसे दवा और ताबीज बनाने का ज्ञान था, पर अब भी वह पहले स्तर पर था, इसलिए असली औषधियां या गोलियां तैयार करना उसके बस का नहीं था। ऊपर से इस दुनिया में वे दुर्लभ जड़ी बूटियां और उपकरण भी कहां मिलने वाले थे। लेकिन एक रास्ता था, चार्म, ताबीज। पहले स्तर पर वह उच्च स्तर के ताबीज नहीं बना सकता था, लेकिन साधारण सुरक्षा ताबीज, बुरी आत्माओं को दूर भगाने वाले, मानसिक शांति देने वाले और साधारण अग्निगोलक जैसे चार्म बना सकता था। उसने कागज, ब्रश, सिन्नाबार, लाल रंग का विशेष चूर्ण, मुर्गे का खून और कुछ सस्ती जड़ी बूटियां खरीदी। असली चार्म तो आध्यात्मिक प्राणियों की खाल और रक्त से बनते थे, लेकिन यहां धरती पर वे कहां से आते? जो उपलब्ध था उसी से काम चलाना पड़ा। कुल मिलाकर उसके पास बस 30 ताबीज बनाने लायक सामग्री थी, लेकिन अनुभव और ऊर्जा की कमी के कारण उनमें से सिर्फ 8 ही सफल बने। उसमें से 2 को सरीके आती, 2 सुरक्षा ताबीज तो आत्मा शुद्धि ताबीज, बहुत बसे के पुषा, बुरी शक्तियां दूर करने वाले अग्नि गोलक ताबीज। इनमें से एक मानसिक शांति वाला ताबीज लगभग लेवल 1 तक पहुंच गया था। यह उसके लिए बड़ा सुखद आश्चर्य था। आधे महीने की मेहनत के बाद उसके पास ये 8 ताबीज तैयार हुए। अब अगला कदम था उन्हें बेचना। निंगहाई का सी ट्रेजर गार्डन नाम का बड़ा बाजार था। वहां पुरानी वस्तुएं, रहस्यमयी चीजें और ऐसे ही ताबीज मिलते थे। लोग वहां आकर सब कुछ खरीद बेचते थे। हालांकि जो ताबीज बाजार में बिकते थे उनमें कोई असली ऊर्जा नहीं होती थी। वे बस साधारण कागज पर बने डिजाइन थे और उनकी कीमत कुछ डॉलर से लेकर $100 तक होती थी। लेकिन ये मो जानता था कि उसके ताबीज सच में असरदार हैं। वह उन्हें सस्ते में नहीं बेच सकता था, इसलिए उसने एक बड़ी टोपी और गहरे रंग के चश्मे पहन लिए ताकि कोई पहचान न सके। फिर बाजार के एक कोने में कपड़ा बिछाकर अपने 8 ताबीज रख दिए और दुकान खोल दी। अरे भाई, ये भूत भगाने वाला ताबीज कितने का है? एक लड़का और लड़की उसके सामने रुके। ये मुंह हैरान रह गया कि जैसे ही उसने दुकान लगाई कोई कीमत पूछने आ गया। वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, सारे ताबीज 10,000 का एक। तुम पागल हो क्या? इतना कहकर दोनों बिना पीछे देखे हंसते हुए आगे बढ़ गए। यमो को यह तक कहने का मौका नहीं मिला कि उसकी लगभग लेवल 1 मन शुद्ध ताबीज
पहले भी $20,000 में बिक चुकी है। इससे पहले ही लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन उसे कोई निराशा नहीं हुई। आखिरकार उसके ताबीज सिर्फ वही खरीद सकता था जो उसकी असली कीमत पहचान सके। जिनकी नजर गहरी हो वही समझ सकता था कि इन ताबीजों में थोड़ी सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन यह मो को मायूसी इस बात से हुई कि लगातार 5 दिन से उसने बाजार में अपना ठेला लगाया। बहुत से लोग पूछने तो आए, लेकिन एक भी ताबीज नहीं बिका, बल्कि उसका ताबीज ठेला सी ट्रेजर गार्डन में मशहूर हो गया। मजाक के तौर पर लोग असल में ताबीज खरीदने नहीं आते थे, बल्कि यह देखने आते थे कि आखिर $10,000 वाला ताबीज दिखता कैसा है। उसका ठेला मजाक का कारण बन गया था। बाकी लोग बड़े बड़े A4 साइज के ताबीज बेचते थे और ये मो का ताबीज बस हथेली जितना, बल्कि कभी तो आधी हथेली जितना छोटा होता। $10,000 से ऊपर और बिना मोल भाव वाला ठेला तो पहले कभी किसी ने लगाया ही नहीं था, इसलिए उसकी शोहरत बनना था तय था। 9वें दिन ये मो हार मानने लगा। उसे पक्का यकीन हो गया था कि इस जगह पर कोई भी उसके ताबीज की असली कीमत पहचानने वाला नहीं है, जबकि वो जानता था कि यह ताबीज 10,000 ही नहीं बल्कि $100,000 के भी काबिल हैं। लेकिन उसकी कला की कोई कद्र ही नहीं कर रहा था। उसने सोच लिया कि आज आखिरी दिन है। अगर आज भी ताबीज न बिका तो कल से वह मजदूरी ढूंढेगा, वरना खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। वैसे भी लोग उसके $10,000 वाले ताबीज का मजाक कई दिनों तक उड़ाते रहे, पर अब उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा था। इसी दौरान एक लंबा चौड़ा आकर्षक आदमी बोला, जिंगवेन, यहां सब नकली दवाइयां बेचने वाले लोग बैठे हैं। यह वही जगह है जहां लोग अंधविश्वास में आते हैं। तुम पहले ही बहुत से तथाकथित जादुई सामान खरीद चुकी हो। मेरा मानना है कि अब रुक जाना चाहिए। मैंने फ्रांस के एक बहुत मशहूर ब्रेन हॉस्पिटल से भी संपर्क किया है। क्यों ना हम तुम्हारी मां को वहां ले जाएं? उसके साथ खड़ी महिला लंबी, बेहद आकर्षक, ठंडी सी शख्सियत और उच्च वर्ग जैसी गरिमा वाली थी। उसकी गोरी त्वचा और तेज नजरें उसे बेहद खूबसूरत बनाती थीं। ये मो को लगा कि उसकी क्लास की यन यन जैसी लड़कियों की तुलना में यह महिला बिल्कुल अलग स्तर की है। लेकिन इस औरत के चेहरे पर परेशानी और चिंता झलक रही थी। उसका नाम था सू जिंगवेन। उसने उस आदमी वांग पेंग की बात सुनी तो और भी भौहें सिकोड़ लीं। असल में बात यह थी कि बीते 3 सालों में उसने अपनी मां को 6 अलग अलग विकसित देशों में और दर्जनों अस्पतालों में दिखाया था, लेकिन किसी से भी उसकी मां की हालत में सुधार नहीं हुआ। इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, वांग पेंग, मैंने तुम्हें साथ आने को नहीं कहा था, तुम खुद आए हो। क्या मेरी मां कम अस्पतालों में जा चुकी है? तुम्हारी सलाह पर भी 5-6 अस्पतालों में दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर तुम्हें सब्र नहीं है तो तुम चाहो तो जा सकते हो। उसकी आवाज में ठंडक और नाराजगी साफ थी। जाहिर था कि उसे वांग पेंग पसंद नहीं था। उनके साथ एक और महिला थी, बेहद सख्त और अनुशासन प्रिय दिखने वाली। वह चुपचाप जिंगवेन के साथ खड़ी थी। शायद वह उसकी बॉडीगार्ड थी। ये मो ने सोचा तो जिंगवेन की मां पिछले 3 साल से बेहोश हैं, यानी शायद वेजिटेटिव स्टेट में हैं। तभी उसे याद आया कि उसका माइंड क्लियरिंग चार्म शायद काम आ सकता है। वह तुरंत ऊंची आवाज में पुकारने लगा, ताबीज, असाध्य बीमारी, बेहोशी या शरीर की कमजोरी, मेरे ताबीज से सब ठीक हो सकता है। एक ताबीज असर करेगा, 2 ताबीज से पूरा इलाज हो सकता है। येमो ने जानबूझकर यह पुकार लगाई। उसकी नजर जिंगवेन पर थी। वह जानता था कि अगर यह औरत कई देशों में इलाज करा सकती है तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। 10-20 हजार डॉलर उसके लिए मामूली बात होगी। जैसे ही जिंगवेन ने सुना कि कोई ऐसा ताबीज है जो बेहोशी ठीक कर सकता है, उसका दिल धड़क उठा। यह सुनकर मानो उसे तिनके का सहारा मिल गया। वह तुरंत ये मो के ठेले पर पहुंची। क्या आपका ताबीज किसी बेहोश व्यक्ति को जगा सकता है?
जिंगवेन की आवाज कांप रही थी, जैसे कोई डूबता इंसान तैरती लकड़ी पकड़ ले। ये मो ने शांति से मुस्कुराते हुए सोचा, अगर मेरा लेवल सनक है, वान चाम भी किसी बेहोश इंसान को न जगा पाए तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं। वह जल्दी से बोला, बिल्कुल, मेरे ताबीज तो मरे जाए हुए तक को लौटा सकते हैं, फिर बेहोशी क्या चीज है? ये मेरे पूर्वजों की गुप्त विद्या है। वो और बोल ही रहा था कि जिंगवेन ने जल्दी से टोक दिया, मेरी मां 3 साल से बेहोश हैं। मैं उन्हें जगाना चाहती हूं। मुझे कौन सा ताबीज चाहिए? ये मो ने गंभीरता से सोचा और फिर बोला, यह आसान है। तुम्हें स्पिरिट क्लेंजिंग चार्म चाहिए। मेरे पास 2 हैं, एक सामान्य $10,000 का, दूसरा उच्च स्तरीय $20,000 का, और कीमत तय है, मोल भाव नहीं। यह सुनते ही वांग पेंग गुस्से से फट पड़ा। क्या तुम ठग हो? यह सड़क किनारे की पीली कागज की पर्ची $30,000 में बेच रहे हो? मैं अभी पुलिस बुलाता हूं। ये मो ने उसकी उंगली जो उसकी नाक पर थी झटक दी और चालाकी से उसकी कलाई पकड़कर हल्का सा दबाव दिया। बाहर से किसी को पता नहीं चला, लेकिन अब वांग पेंग का हाथ ठीक से काम नहीं करेगा। जब भी वो ताकत लगाएगा, उसकी कलाई अपनी जगह से खिसक जाएगी। उसकी यह हरकत इतनी तेज थी कि किसी ने नोटिस नहीं किया, सिवाय उस सख्त बॉडीगार्ड महिला के। उसकी आंखों में एक पल को हैरानी चमकी, लेकिन उसने तुरंत अपने भाव छिपा लिए। ये मो ने वांग पेंग को धक्का देकर ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें खरीदने को मजबूर नहीं किया। यहां धंधा कर रहा हूं, बीच में मत पड़ो और दफा हो जाओ। वांग पेंग गुस्से में कुछ और कहने ही वाला था कि जिंगवेन की बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया। ऐसु जिंगवेन ने ठंडी आवाज में कहा, वांग पेंग, तुम अब पीछे हटो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर उसने ये मो की ओर देखा और विनम्रता से कहा, माफ कीजिए आचार्य जी, यह व्यक्ति हमारे साथ था, लेकिन मेरी नियत का प्रतिनिधि नहीं है। वांग पेंग ने फिर समझाने की कोशिश की, जिंगवेन, ये आदमी नकाब लगाकर हथेली जितना कागज 10-20 हजार में बेच रहा है। साफ दिख रहा है कि यह धोखा है। पैसे का नुकसान बड़ी बात नहीं, पर अगर तुम्हारी मां को कुछ हो गया तो। लेकिन इस बार जिंगवेन का चेहरा ठंडा पड़ चुका था। साफ था कि अब उसका सब्र जवाब देने वाला है। तुम दोनों जा सकते हो, मैं तुम्हें अपनी चीजें नहीं बेचूंगा क्योंकि यह आदमी मुझे परेशान कर रहा है। ये मो ने वांग पेंग की ओर इशारा करते हुए सुजेवुबिस्ट जिंगवेन से कहा। सु जिंगवेन अपनी मां की हालत से इतनी व्यथित थी कि बेहद थकी हुई लग रही थी। उसने अस्पतालों से पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। किसी ने उसे बताया था कि उसकी मां पर नकारात्मक ऊर्जा का असर हो सकता है और अगर वह कोई ऊर्जा संतुलन करने वाला ताबीज ले ले तो शायद उसकी मां की स्थिति सुधर जाए। उसने पहले भी कई उपाय किए थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब जब किसी ने कहा कि यह ताबीज उसकी मां की मदद कर सकते हैं, तो वह इस मौके को कैसे छोड़ देती? भले ही सामने वाला धोखा दे रहा हो, यह सिर्फ कुछ $1000 की बात थी और सुपरिवार के लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं थी। जब तक एक छोटी सी भी उम्मीद थी, वह हार मानने वाली नहीं थी। यह मो की बात सुनकर वह घबरा गई और जल्दी से बोली, माफ कीजिए मास्टर, मेरा इस इंसान से कोई संबंध नहीं है। इतना कहकर सु जिंगवेन ने वांग पेंग की ओर ठंडी नजरों से देखा और बोली, मिस्टर वांग, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया मेरा पीछा करना बंद कीजिए, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। सु जिंगवेन की बातें सुनकर वांग पेंग ने यह मो की तरफ घूरा। मन ही मन उसने कसम खाई कि यह मो को सबका सिखाएगा, लेकिन मजबूरी में उसे वहां से जाना पड़ा। यह मो ने वांग पेंग की आंखों में देखा और समझ गया कि वह बदला लेने की सोच रहा है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह सिर्फ कुछ दिन के लिए यहां रुका था। मुझे आपके सारे शुद्ध ताबीज चाहिए, कितने के हैं? वांग पेंग के जाते ही सु जिंगवेन ने उतावलेपन से पूछा। ये मो ने 2 ताबीज निकालकर कहा, ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इसलिए ज्यादा नहीं है, बस यही 2, लेकिन आपको केवल यह अच्छा वाला ही चाहिए। दूसरा आप सुरक्षित जगह पर रख दीजिएगा,
यह सामान्य तौर पर 10 साल तक असरदार रहेगा। दोनों के लिए $30,000 होंगे। इतना कहकर ये मो ने दोनों ताबीज सु जिंगवेन को थमा दिए और वह वाला दिखाया जो स्तर 8 के करीब था। सु जिंगवेन ने दोनों ताबीज लिए और उसे $50,000 का चेक थमा दिया। चूंकि ये मो किसी का फायदा उठाने वाला इंसान नहीं था, उसने अतिरिक्त एक रक्षा ताबीज और एक ऊर्जा रक्षा ताबीज निकालकर उसे दे दिए। उसने कहा, आपने मुझे 20,000 ज्यादा दिए तो मैं ये दोनों आपको दे रहा हूं। यह सुरक्षा ताबीज है। जब आप घर जाएं तो इसे एक छोटे से पाउच में डालकर अपने शरीर पर पहन लीजिए। और यह दूसरा आत्मरक्षा के लिए है। अगर कभी कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो इसे फेंक दीजिए और सक्रिय करने वाला शब्द बोल दीजिए। यह मो को यह देख कि उसने उसका फायदा नहीं उठाया, सु जिंगवेन के मन में उन ताबीजों के प्रति और ज्यादा विश्वास पैदा हो गया। अब यह मो उसे ठग जैसा नहीं लग रहा था। उसकी बात सुनते ही उसने जल्दी से पूछा, मास्टर, इस शुद्ध ताबीज का इस्तेमाल कैसे करना है? यह मो ने चेक लेकर कहा, बहुत आसान है। बस रोगी पर फेंक दीजिए और सक्रिय करने वाला शब्द बोल दीजिए। आपका उपनाम क्या है? क्या आप मेरे साथ मेरी मां को देखने चल सकते हैं? मैं इस चेक की रकम दुगुनी कमीशन के रूप में दे दूंगी। लेकिन यह मो ने हाथ हिलाकर कहा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। यह ताबीज निश्चित रूप से उस व्यक्ति की मदद करेगा। जब देखा कि यह मो उनके साथ नहीं आना चाहता, तो सु जिंगवेन और उसकी साथी श्याओ युए को मजबूरन ताबीज लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर जाना पड़ा। दोनों महिलाओं के जाते ही ये मो मुड़ा और अपनी दुकान समेटने लगा ताकि बैंक जाकर पैसे जमा कर सके, क्योंकि उसे अभी पैसों की बहुत जरूरत थी। जिंग जी, वह आदमी बड़े चश्मे लगाए था और हम उसका चेहरा तक नहीं देख पाए। वांग पेंग की बातों में कुछ सच्चाई थी। मुझे भी लगता है कि वह धोखेबाज हो सकता है। श्याओ युए ने धीरे से अपनी राय रखी। सु जिंगवेन ने लंबी सांस ली। उसे भी पूरा विश्वास था कि वह आदमी धोखेबाज है, पर बेबसी में उसे यह कोशिश करनी ही थी। चाहे धोखा ही क्यों ना हो, उसे कोशिश करनी ही थी। सु जिंगवेन की गहरी सांस सुनकर श्याओ युए ने उसकी मनोदशा समझ ली। वह भी दुखी हुई, लेकिन कुछ और कहने की बजाय चुप रही। ये मो ने जैसे ही $50,000 पाए, उसका पहला काम रहा कि वह कोई ठिकाना ढूंढे। उसे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए थीं और औषधि तैयार करनी थी। यह काम कॉलेज में करना आसान नहीं था। बाहर किराए का घर मिल जाता तो कहीं बेहतर होता। हालांकि वह महीनों तक अपने रूममेट्स से नहीं मिलता था, फिर भी उसका काम इतना गुप्त था कि वह उसे ऐसे ही उजागर नहीं करना चाहता था। निंघाई में जगह किराए पर लेना आसान था, बशर्ते आपके पास पैसे हों। लेकिन उसे ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जो उसके हिसाब से सही हो। उसे केवल रहने का अच्छा स्थान नहीं, बल्कि ऐसा घर चाहिए था जहां वह अपनी युद्ध कला का अभ्यास कर सके। इस समय उसके लिए साधना करना मुश्किल था, पर वह अपने पिछले जीवन की युद्ध कला भी नहीं भूलना चाहता था। उसे आत्मरक्षा की व्यवस्था चाहिए थी। निंगदु जिला और निंगहाई विश्वविद्यालय, जहां वह पढ़ता था, क्रमशः उत्तर और दक्षिण में थे। हालांकि दोनों एक ही शहर में थे, लेकिन उनके बीच 30 किमी से भी ज्यादा का रास्ता था। जब यह मो निंगदु पहुंचा, तब तक लगभग आधी रात हो चुकी थी। उसके यहां घर ढूंढने के 2 कारण थे। पहला, वह चाहता था कि कॉलेज में कोई उसकी गतिविधियों के बारे में न जाने। दूसरा, वह चाहता था कि आगे चलकर कॉलेज तक दौड़कर जाए ताकि उसका शरीर मजबूत हो। जब ये मो ने रात में घर ढूंढने का विचार छोड़ ही दिया था, तभी सामने एक छोटा सा आंगन दिखाई दिया, जिसमें हल्की सी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। उसे और भी खुशी तब हुई जब उसने देखा कि वहां किराए पर उपलब्ध का बोर्ड लगा हुआ है। घर में प्रवेश करने से पहले ही उसने तय कर लिया कि वह यही जगह किराए पर लेगा, क्योंकि यहां ऊर्जा का प्रवाह अच्छा था। तुम किससे मिलना चाहते हो? दरवाजा खटखटाने पर एक 50 वर्षीय महिला सामने आई और उसे ध्यान से देखने लगी। उधर ये मो उसका सवाल भूल गया, क्योंकि उसने आंगन में सिल्वर हार्ट ग्रास देखा। यही वजह थी कि यहां ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि यह औषधि यहां कैसे हो सकती है।
हालांकि केवल एक पौधा था जो बहुत कम था। यह जड़ी तो ची गैदरिंग गोली बनाने का मुख्य घटक थी। धरती पर इसका होना ही अजीब था। ये मो ने अपने मन का उत्साह दबाया और उस महिला की ओर देखा। वह उसे अजीब नजरों से देख रही थी, लेकिन उसने जल्दी से कहा, आंटी, मैंने देखा कि यह जगह किराए पर है, मैं इसे लेना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर महिला समझ गई और तुरंत उसे अंदर बुला लिया। बातचीत के दौरान ये मुंह को पता चला कि घर में पूरब और पश्चिम की ओर 2 कमरे थे और बीच में एक बैठक। मालिक बैठक को किराए पर नहीं देना चाहती थी। पश्चिम का कमरा पहले से किराए पर था और पूरब का कमरा मालिक स्वयं इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब वह अपने बेटे के पास निंगबेई जिले जाने वाली थी, इसलिए पूरब वाला कमरा भी किराए पर देना चाहती थी। तभी उसकी मुलाकात ये मो से हुई। महिला यह देखकर चौंक गई कि उसने किराया 1183 प्रति माह रखा था, लेकिन यह साधारण सा युवक बिना कुछ बोले पूरे साल का किराया एक साथ चुका गया।